हेलो स्टूडेंट्स, वेलकम टू रामानुजन एजुकेशन प्लेटफॉर्म। तो आज हम पढ़ेंगे एक नया टॉपिक विच इज़ इलेक्ट्रोलिटिक कंडक्टर्स। आज तक हम मेटालिक कंडक्टर्स तो पढ़ते आए थे, बट इलेक्ट्रोलिटिक कंडक्टर क्या होता है, तो सबसे पहले हम उनके बीच का डिफरेंस देख लेते हैं। डिफरेंस बिटवीन मेटालिक कंडक्टर एंड इलेक्ट्रोलिटिक कंडक्टर। हमारे पास फर्स्ट पॉइंट क्या है, करंट फ्लोज ड्यू टू द फ्लो ऑफ इलेक्ट्रॉन। यहाँ पर क्या होता है, करंट फ्लो होता है ड्यू टू फ्लो ऑफ इलेक्ट्रॉन्स। जैसे कि हम देखें, मान लो कि एक ये मेटल वायर है, ठीक है, इसमें क्या है, कॉपर मान लो, कॉपर के एटम्स हैं, ठीक है। जैसे ही इसको एनर्जी प्रोवाइड होगी तो क्या होगा, यहाँ से जो लूजली बाउंड इलेक्ट्रॉन्स होते हैं, हमने पढ़ा हुआ है ना कि जो एटम्स में जो लूजली बाउंड इलेक्ट्रॉन्स होते हैं वो क्या होंगे, यहाँ से रिलीज हो जाएंगे, ठीक है, यहाँ से भी। तो जो है जिसकी वजह से इलेक्ट्रॉन्स क्या होंगे, फ्लो होंगे, तो जिसकी वजह से क्या होगा, करंट फ्लो होना शुरू हो जाएगा। करंट फ्लोज ड्यू टू फ्लो ऑफ इलेक्ट्रॉन्स। ओके, इलेक्ट्रोलिटिक कंडक्टर, हमने प्रोसेस ऑफ इलेक्ट्रोलिसिस पढ़ी है। तो वहां पर क्या होता था कि जब हम करंट, इलेक्ट्रिसिटी उसको देते थे, तब क्या होता था, पॉजिटिव आयन एंड नेगेटिव आयन, है ना, कैटायन एंड अनायन प्रोड्यूस होते थे। हमने एग्जांपल लिया था किसका, NaCl का। तो किस में डिवाइड हो गया था, Na पॉजिटिव एंड Cl नेगेटिव। तो पॉजिटिव आयन जाते हैं नेगेटिव टर्मिनल पर, नेगेटिव आयन जाते हैं पॉजिटिव टर्मिनल पर। तो वहां पर क्या होता है, करंट फ्लोज ड्यू टू फ्लो ऑफ आयंस, ठीक है। हमारे पास मेटालिक कंडक्टर में क्या होता है, करंट फ्लोज ड्यू टू फ्लो ऑफ इलेक्ट्रॉन्स, बट इलेक्ट्रोलिटिक कंडक्टर में क्या होता है, करंट फ्लोज ड्यू टू फ्लो ऑफ आयंस। ओके, सेकेंड है हमारे पास नो केमिकल डिकम्पोजिशन ऑफ सब्सटेंस बाय पासिंग करंट, कि यहाँ पर कोई भी डिकम्पोजिशन नहीं होती है, कि कोई भी बॉन्ड टूटेगा नहीं, है ना। यहाँ पर कोई बॉन्ड टूट थोड़ी ना रहे, जैसे कॉपर था, रहेगा तो वो फिर भी कॉपर ही ना। लेकिन हमने देखा था कि जो इलेक्ट्रोलिटिक कंडक्टर है, वहां पर क्या हो रहा था, NaCl का बॉन्ड टूट कर Na पॉजिटिव एंड Cl नेगेटिव में कन्वर्ट हो रहा था। तो वहां क्या हो रही है, केमिकल डिकम्पोजिशन ऑफ सब्सटेंस ऑन पासिंग करंट। यहाँ पर क्या होगी, मेटालिक कंडक्टर में कोई केमिकल डिकम्पोजिशन नहीं होती, बट इलेक्ट्रोलिटिक कंडक्टर में केमिकल डिकम्पोजिशन होती है, क्योंकि वहां पर बॉन्ड टूटते हैं, राइट। अब देखो, रेजिस्टेंस इज ड्यू टू कोलिजन विद कर्नल। कर्नल क्या होते हैं, कर्नल कुछ भी नहीं होते। जब इलेक्ट्रॉन्स यहाँ से निकल जाते हैं ना, तो फिर क्या बचा, पॉजिटिव, है ना, क्या बचा, पॉजिटिवली चार्ज बचा हमारे पास। तो इसे ही हम क्या बोलते हैं, कर्नल्स। अब एक चीज देखो, पहले इसका फोर्थ पॉइंट देख लो, क्या, कंडक्टेंस डिक्रीज होती है विद इंक्रीज ऑफ टेम्परेचर। जैसे कि हम टेम्परेचर यहाँ बढ़ाएंगे, टेम्परेचर जब हम यहाँ बढ़ाएंगे तो क्या होगा, इलेक्ट्रॉन्स यहाँ मूव कर रहे थे, तो ये क्या होते हैं, कर्नल्स। जो ये एंटिटी इलेक्ट्रॉन निकलने के बाद बची, वो क्या होती है, कर्नल। तो क्या होगा, ये ना आपस में वाइब्रेट करना शुरू कर देंगे। जब इन्हें थर्मल एनर्जी मिलेगी तब क्या होगा, ये वाइब्रेट करना शुरू कर देंगे, तो इलेक्ट्रॉन्स को फ्लो होने में प्रॉब्लम आनी शुरू हो जाएगी। इलेक्ट्रॉन्स पहले की तरह मूव नहीं कर पा रहे, और यही तो रेजिस्टेंस होती है। रेजिस्टेंस क्या होती है कि ऑब्स्ट्रक्शन टू द फ्लो ऑफ करंट, ऑब्स्ट्रक्शन टू द फ्लो ऑफ करंट। तो फ्लो ऑफ करंट किसकी वजह से हो रहा था, फ्लो ऑफ इलेक्ट्रॉन्स की वजह से। अब इलेक्ट्रॉन्स उतने फ्रीली मूव कर ही नहीं पाएंगे, क्योंकि यहाँ पर कर्नल्स भी वाइब्रेट होने शुरू हो गए। तो इनमें क्या होता है, कोलिजन होता है ना, क्या हुआ, कोलिजन हुआ, एक दूसरे से वाइब्रेट करके ये टकराना शुरू कर देंगे। तो यहाँ से हमारे पास दोनों पॉइंट क्लियर हो गए। क्या, रेजिस्टेंस किसकी वजह से है, ड्यू टू कोलिजन्स विद कर्नल, ठीक है। और यहाँ पर क्या होगा, रेजिस्टेंस इज ड्यू टू इंटर आयनिक इंटरेक्शन एंड विस्कोसिटी ऑफ सॉल्वेंट। ये देखो क्या होता है, इंटर आयनिक इंटरेक्शन।
जैसे कि हमारे पास क्या है, यहाँ पर आयंस मूव करने चाहिए, बट Na पॉजिटिव Cl नेगेटिव, इनमें क्या होगी, इंटरेक्शन होगी, है ना, इनमें क्या होगी, एक स्ट्रॉन्ग इंटरेक्शन होगी, जिसकी वजह से ये इजिली मूवेबल नहीं होते। तो ये एक प्रॉब्लम हो सकती है जब हमारे पास करंट अच्छे से फ्लो ना करे। तो उसके लिए हमें क्या करना पड़ता है, अलग से कंडीशन प्रोवाइड करनी पड़ती है, ठीक है। तो रेजिस्टेंस इसमें किसकी वजह से होगा, इंटर आयनिक इंटरेक्शंस, आयंस के बीच में इंटरेक्शन की वजह से। दूसरी बात, विस्कोसिटी ऑफ सॉल्वेंट। विस्कोसिटी टर्म हमने पहले भी पढ़ी हुई है प्रीवियस क्लासेस में, है ना। विस्कोसिटी क्या होती है, जैसे हमने एक तो ले लिया वाटर, वाटर की विस्कोसिटी होती है कम, एक होता है ऑयल, उसकी होती है विस्कोसिटी ज्यादा, यानी कि एक तो है गाढ़ा लिक्विड, एक है पतला लिक्विड। तो जो गाढ़ा लिक्विड है वो जो है अगर हम उसको डाल दें तो वो कम स्पीड से मूव करेगा, बट अगर हम वाटर को डाल दें तो क्या होगा, वो ज्यादा स्पीड से बह जाएगा, है ना। तो फिर क्या होता है, अगर सॉल्वेंट विस्कस है, अगर सॉल्वेंट विस्कस है तो उसके आयंस क्या होंगे, पास पास होंगे, और वो उतना फ्रीली मूव नहीं कर पाते। और जब फ्रीली मूव नहीं कर पाएंगे तो करंट नहीं फ्लो हो पाएगा, करंट नहीं फ्लो हो पाएगा तो यानी कि क्या हो रही है वहां पर, रेजिस्टेंस। क्या हो रही है, रेजिस्टेंस। तो यहाँ पर किसकी वजह से है रेजिस्टेंस, इज ड्यू टू इंटर आयनिक इंटरेक्शन, विस्कोसिटी ऑफ सॉल्वेंट, ठीक है। यहाँ पर हमें समझ आ गया कि जो कंडक्टेंस है डिक्रीज होती है विद द इंक्रीज ऑफ टेम्परेचर, क्यों, एज कर्नल स्टार्ट वाइब्रेटिंग विच प्रोड्यूस हिंड्रेंस इन द फ्लो ऑफ इलेक्ट्रॉन। इतना हमें समझ आ गया, ठीक है। यहाँ पर क्या है, कंडक्टेंस इंक्रीजेस, यहाँ क्या हो रही थी, कंडक्टेंस डिक्रीज हो रही थी विद इंक्रीज ऑफ टेम्परेचर, बट यहाँ क्या हो रहा है, कंडक्टेंस इंक्रीज हो रही है विद इंक्रीज ऑफ टेम्परेचर। क्यों, जब हम उसको थर्मल एनर्जी प्रोवाइड करेंगे तो हमें पता है कि जो बॉन्ड्स होते हैं, जो बॉन्ड्स होते हैं वो क्या हो जाते हैं, वीक पड़ जाते हैं, इंटर आयनिक इंटरेक्शन गेट वीकेन, ठीक है, कि वो क्या हो जाएंगे, जो बॉन्ड्स है वो वीक पड़ जाएंगे, थोड़ा थोड़ा उनकी इंटरेक्शंस क्या होंगी, वीक हो जाएंगी, तो वो दूर हो गए, डिस्टेंस दूर हो गया तो इंटरेक्शन क्या हो गई, कम, तो वो अब मूव कर सकते हैं, है ना। तो जब आयंस मूव कर पाएंगे तो वहां से करंट पास हो पाएगा, करंट पास हो पाएगा तो यानी कि कंडक्टेंस क्या होगी, इंक्रीज होगी, है ना। तो अब देखो, कंडक्टेंस इंक्रीजेस विद इंक्रीज ऑफ टेम्परेचर, क्यों, दिस इज ड्यू टू डिसोसिएशन ऑफ इंटर आयनिक इंटरेक्शन, क्योंकि डिसोसिएशन की वजह से, ड्यू टू डिसोसिएशन इंटर आयनिक इंटरेक्शन गेट वीकेन, ठीक है। तो आयंस मूव करेंगे, आयंस जितना ज्यादा मूव करेंगे तो उतनी ज्यादा क्या होगी, कंडक्टेंस होगी, क्योंकि वो जो है इलेक्ट्रिसिटी उतना ही अच्छे से कंडक्ट कर सकता है, राइट। तो इसके जो है डिफरेंसेस हमें समझ आ गए। अब एक चीज देखो, जो फैक्टर्स अफेक्टिंग इलेक्ट्रोलिटिक कंडक्टेंस, जो इलेक्ट्रोलिटिक कंडक्टेंस होगी उसे कौन कौन से फैक्टर्स अफेक्ट करते हैं। फर्स्ट ऑफ ऑल, नेचर ऑफ इलेक्ट्रोलाइट, नेचर ऑफ इलेक्ट्रोलाइट, इलेक्ट्रोलाइट जो है दो तरह के हुआ करते हैं, कौन कौन से, स्ट्रॉन्ग इलेक्ट्रोलाइट एंड वीक इलेक्ट्रोलाइट, क्या, स्ट्रॉन्ग एंड वीक इलेक्ट्रोलाइट। अब इसमें क्या डिफरेंस है, स्ट्रॉन्ग इलेक्ट्रोलाइट क्या होता है, जो कंप्लीटली डिसोसिएट हो सकता है आयंस में, जैसे कि मैंने क्या किया कि 100 मोल ऑफ NaCl लिया तो क्या बनाएगा, 100 मोल ऑफ Na पॉजिटिव एंड 100 मोल ऑफ Cl नेगेटिव बनाएगा, ठीक है, या फिर 95 to 100% के बीच में, तो क्या है, ऑलमोस्ट कंप्लीट डिसोसिएशन उसमें हो रही है, तो उसे हम क्या बोलते हैं, स्ट्रॉन्ग इलेक्ट्रोलाइट, क्या, जो कंप्लीटली और ऑलमोस्ट कंप्लीटली डिसोसिएट हो सकता है, उसे हम क्या बोलते हैं, स्ट्रॉन्ग इलेक्ट्रोलाइट, किसमें, इन मॉल्टन और इन एक्वस स्टेट, राइट। इसके एग्जाम्पल क्या होंगे, स्ट्रॉन्ग एसिड्स एंड स्ट्रॉन्ग बेसिस, ठीक है। इसके एग्जाम्पल होंगे वो क्या होंगे, स्ट्रॉन्ग एसिड एंड स्ट्रॉन्ग
बेसिस, स्ट्रॉन्ग एसिड का एग्जाम्पल H2SO4 HCl है ना, बेस का NaOH KOH, ये क्या हो जाएंगे एग्जाम्पल ऑफ स्ट्रॉन्ग इलेक्ट्रोलाइट। ठीक है, अब देखो यहां पर क्या होगा, स्ट्रॉन्ग इलेक्ट्रोलाइट में क्या हो रहा है कि वो ऑलमोस्ट कंप्लीटली डिसोसिएट हो जाते हैं, ऑलमोस्ट कंप्लीटली डिसोसिएट हो गए तो यानी कि ढेर सारे आयंस है ना, जो वो डिसोसिएट हो रहा है जितना हम ले रहे हैं उतना ही कम, मतलब कि ऑलमोस्ट उतना ही क्या हो रहा है, वो डिसोसिएट होकर आयंस में कन्वर्ट हो रहा है। तो उतने आयंस, जितने आयंस मूव करेंगे उतनी ही ज्यादा क्या होगी कंडक्टेंस, राइट। तो यहाँ पर क्या है कि नंबर ऑफ आयंस क्या होते हैं, ज्यादा होते हैं तो कंडक्टेंस क्या होगी वेरी हाई। तो स्ट्रॉन्ग इलेक्ट्रोलाइट्स की कंडक्टेंस क्या होती है वेरी हाई। इसकी रीजन क्या है, क्योंकि वो कंप्लीटली और ऑलमोस्ट कंप्लीटली डिसोसिएट हो सकते हैं, और अगर वो कंप्लीटली डिसोसिएट हो सकते हैं तो यानी कि नंबर ऑफ आयंस क्या हो जाएंगे बहुत ज्यादा, तो वो उतने ही अच्छे से मूव करेंगे और उतनी ही ज्यादा उसकी क्या होगी कंडक्टेंस, राइट। अब जो है सेकेंड टाइप क्या, वीक इलेक्ट्रोलाइट। वीक इलेक्ट्रोलाइट किसे बोलते हैं कि जो बहुत ही कम अमाउंट में डिसोसिएट हो पाए। जैसे हम माने कि हमने 100 मोल ऑफ क्या लिया, इलेक्ट्रोलाइट लिया, और वो डिसोसिएट हो सिर्फ 5% में। 100 लिया जिसमें से सिर्फ 5 आयंस हमें मिले, 5 कटायन एंड 5 अनायन। तो क्या हुआ, डिसोसिएशन बहुत ही कम हुई। डिसोसिएशन कम हुई तो वहां पर क्या होगा, आयंस बहुत ही कम हुए, क्योंकि 5 कटायन है 5 अनायन है, तो नंबर ऑफ आयंस कम, तो वो मूव क्या, मतलब कि थोड़े ही मूव कर पाएंगे। तो वहां पर क्या होगा, कंडक्टेंस बहुत ही ज्यादा कम होती है। क्या होगी, कंडक्टेंस बहुत ही ज्यादा कम होती है। यहाँ पर क्या है, डिसोसिएट ओनली अप्रोक्सीमेट, ये क्या होता है साइन ऑफ अप्रोक्सीमेट, अप्रोक्सीमेट 5%। यहाँ पर क्या हुआ, नंबर ऑफ आयंस बहुत ही कम हो गए, तो कंडक्टेंस भी क्या हो गई, बहुत ही कम हो गई, वेरी लेस। ओके, तो यहाँ पर डिपेंड करेगा ना कि इलेक्ट्रोलाइटिक कंडक्टेंस में कि इलेक्ट्रोलाइट कैसा है, स्ट्रॉन्ग है या फिर वीक है। क्यों, अगर वहां पर स्ट्रॉन्ग इलेक्ट्रोलाइट आया तो इलेक्ट्रोलाइटिक कंडक्टेंस क्या होगी, बहुत ज्यादा होगी, और अगर वीक इलेक्ट्रोलाइट आया तो कंडक्टेंस बहुत ही कम होगी। ठीक है, अब जो है सेकेंड फैक्टर, साइज ऑफ आयंस और देयर सॉल्वेशन। साइज ऑफ आयंस, देखो अब करंट किसकी वजह से फ्लो हो रहा है, आयंस के मूव करने की वजह से। अब एक चीज बताओ कि एक छोटा पार्टिकल है और एक बहुत ही बड़ा पार्टिकल है, जिसका मतलब कि मास कम है, मतलब कि एक छोटा पार्टिकल है एक बड़ा है, तो कौन ज्यादा अच्छे से मूव कर पाएगा, हल्के वाला है ना। हल्के वाला ना, एक छोटी गेंद है, एक छोटी बॉल है, उसको हम जो है क्या करें, फ्लोर पर गिराएं, और एक जो है भारी वाली बड़ी वाली बॉल है उसको गिराएं, तो कौन सी ज्यादा दूर तक जाएगी, छोटी वाली ना। तो क्या होता है, इसी तरीके से इसमें होगा कि अगर साइज ऑफ आयन, अगर साइज ऑफ आयन बड़ा हो गया, साइज ऑफ आयन बड़ा हो गया, तो वहां पर क्या होगी, कंडक्टेंस उतनी ही कम होगी, क्योंकि वो उतना अच्छे से मूव ही नहीं कर पाएगा, राइट। और कंडक्टेंस होती किसकी वजह से है, ड्यू टू फ्लो ऑफ आयंस। और अगर साइज ऑफ आयन क्या है, कम है, तो कंडक्टेंस क्या होगी, उतनी ही ज्यादा होगी, क्योंकि वो अच्छे से मूव कर पाएगा, राइट। अब है हमारे पास नेचर ऑफ सॉल्वेंट। नेचर ऑफ सॉल्वेंट हम पढ़ चुके हैं, वही कि वो विस्कस है या फिर सिंपल है, मतलब कि वो जो है हमारे पास क्या है, विस्कस है या फिर क्या है हमारे पास, कम विस्कस है। तो जो ज्यादा विस्कस होगा उसमें क्या होगा, स्पीड ऑफ आयंस कम होगी, वो अच्छे से मूव नहीं कर पाएंगे, तो कंडक्टेंस क्या हो जाएगी, कम हो जाएगी, राइट। आगे है टेम्परेचर। टेम्परेचर का फैक्टर भी हम समझ चुके हैं। टेम्परेचर में क्या होता है,
थर्मल एनर्जी प्रोवाइड की, बॉन्ड्स क्या होंगे, वीक होना शुरू हो जाएंगे, वीक होना शुरू होंगे तो कटायन दूर अनायन दूर, तो क्या होंगे, वो अब इजीली मूव करना शुरू कर देंगे, है ना, तो क्या होंगे, अच्छे से मूव कर सकते हैं, तो वहां पर कंडक्टेंस क्या होगी, इंक्रीज हो जाएगी। एंड विद डिक्रीज इन टेम्परेचर क्या हो जाएगा, रिवर्स, कंडक्टेंस डिक्रीज हो जाएगी। आई थिंक इतना अब क्लियर हो चुका है, ठीक है। अब जो है हम पढ़ते हैं कुछ जनरल टर्म्स। कुछ हमें क्या करना है, अब इनकी कंडक्टेंस पता करनी है, तो अब इनकी कंडक्टेंस जब हमें पता करनी है क्वांटिटेटिवली, तो हमें क्या करना पड़ेगा, कुछ जनरल टर्म्स हमें पढ़नी पड़ेंगी। कौन कौन सी, फर्स्ट आती है हमारे पास रेजिस्टेंस, फर्स्ट आती है रेजिस्टेंस। रेजिस्टेंस क्या होता है, ऑब्स्ट्रक्शन टू द फ्लो ऑफ करंट, जो कि करंट के फ्लो को क्या करे, ऑब्स्ट्रक्ट, उसके जो पाथ में ऑब्स्ट्रक्शन का काम करे, ठीक है, वो क्या होता है, रेजिस्टेंस। अब हर एक मटेरियल में कुछ ना कुछ रेजिस्टेंस तो होती है, और रेजिस्टेंस की एक्चुअल वैल्यू कौन बताता है हमें, ओम्स लॉ। कौन बताता है, ओम्स लॉ, जो कि क्या हुआ करता है, V इज इक्वल टू आई आर। V क्या है, वोल्टेज, I क्या है, करंट, क्या आ जाएगा, V बाय I इज इक्वल टू R, ठीक है। हम वोल्टेज पता है, करंट पता है, ठीक है, तो यह आता है हमारे पास रेजिस्टेंस। इस लॉ से हमें एक्चुअल अमाउंट ऑफ रेजिस्टेंस पता चल जाती है। अब इसकी यूनिट क्या होती है, इसकी यूनिट क्या होती है, ओम, क्या होती है, ओम, राइट। अब आता है हमारे पास सेकेंड टर्म। सेकेंड टर्म क्या होती है, कंडक्टेंस। सेकेंड टर्म क्या होती है, कंडक्टेंस। अब एक चीज देखो, कंडक्टेंस का मतलब तो क्या होता है, कंडक्ट करना, यानी कि फ्लो ऑफ आयंस की वजह से क्या होती है, कंडक्टेंस इंक्रीज, है ना। तो कंडक्टेंस और रेजिस्टेंस क्या है, अपोजिट, जो कि करंट के फ्लो को रोकती है या फिर कम करती है ना। तो कंडक्टेंस और रेजिस्टेंस आपस में क्या हो गए, एक दूसरे के अपोजिट, तो इसको हम क्या बोलते हैं, इसका सिंबल होता है हमारे पास G, ठीक है, तो इसको हम क्या लिखते हैं, G इज इक्वल टू 1/R, यानी कि जितनी रेजिस्टेंस ज्यादा होगी उतनी कंडक्टेंस क्या होगी, कम, और जितनी रेजिस्टेंस कम होगी उतनी कंडक्टेंस क्या होगी, ज्यादा। सिंपल है, ठीक है। और इसकी यूनिट क्या आ जाएगी, इसकी होती है ओम, तो इसकी यूनिट क्या आ जाएगी, पर ओम, क्या आ जाएगी, पर ओम, या फिर इसको उल्टा लिख दो, क्या, महो, लिख दो महो, या फिर साइमन, साइमन का क्या साइन होता है, S, और मोस्टली हमारे पास हमारे न्यूमेरिकल्स में साइमन देखने को मिलेगा, मोस्टली हमारे पास क्या देखने को मिलेगा, साइमन, ठीक है। अब इतना तो क्लियर है, ये तो सिंपल था, रेजिस्टेंस देख ली, कंडक्टेंस क्या होती है, रिवर्स ऑफ रेजिस्टेंस। अब आती है थर्ड टर्म। थर्ड टर्म आती है हमारे पास स्पेसिफिक रेजिस्टेंस, स्पेसिफिक रेजिस्टेंस, या फिर इसको हम बोल देते हैं रेजिस्टिविटी, या फिर इसको हम बोल देते हैं रेजिस्टिविटी, ठीक है। अब देखो, एक इक्वेशन होती है हमारे पास, R डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू L/A, ये जो है मेटालिक कंडक्टर से आती है और ये सेम होती है इलेक्ट्रोलिटिक कंडक्टर में। अब वही देखो कि एक वायर है हमारे पास, ये मटेरियल क्या है, सेम है, उतना ही है, ठीक है। अब देखो, एक तो मेरे पास ये, और इसी मटेरियल को अगर मैं खींचकर क्या बना दूं, एक बहुत ही पतली वायर बना दूं, ठीक है। अब एक चीज बताओ, आयंस इसमें अच्छे से मूव कर पाएंगे, इसमें ना, है ना, जिसमें लेंथ कम है बट एरिया ज्यादा है, जिसमें क्या है, लेंथ तो कम है
और एरिया क्या है ज्यादा, इसमें आयंस फ्रीली मूव कर पाएंगे, इसमें नहीं कर पाएंगे, है ना। तो क्या होता है, डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू लेंथ, कि लेंथ जितनी ज्यादा होगी रेजिस्टेंस भी उतनी क्या हुई, ज्यादा हुई, और एरिया जितना कम हुआ, एरिया क्या हुआ, जितना कम है उतनी ज्यादा रेजिस्टेंस हुई। क्योंकि क्या देखा हमने यहाँ पर, आयंस इसमें ज्यादा अच्छे से मूव कर पाएंगे जहां पर हमारे पास लेंथ कम है और एरिया, सॉरी लेंथ कम है और एरिया ज्यादा है। तो यहाँ पर क्या है, कंडक्टेंस ज्यादा, तो यानी कि रेजिस्टेंस कम, सिंपल, ठीक है। और यहाँ पर क्या हो जाएगा, तो यहाँ पर कंडक्टेंस कम तो रेजिस्टेंस ज्यादा, जहां पर लेंथ ज्यादा है और एरिया ऑफ क्रॉस सेक्शन क्या है, कम, ठीक है। तो इसको साइन ऑफ प्रोपोर्शनैलिटी को हटाने के लिए क्या आता है, कोई कांस्टेंट है हमारे पास रो, क्या होता है, रो, ये क्या है, L/A। दिस रो क्या है, इसे ही हम बोलते हैं रेजिस्टिविटी, क्या बोलते हैं, रेजिस्टिविटी और स्पेसिफिक रेजिस्टेंस। अब एक चीज देखो कि हमने मेटालिक कंडक्टर में तो समझ लिया, अब हमें तो किसमें समझना है, इलेक्ट्रोलिटिक कंडक्टर में, है ना। तो इलेक्ट्रोलिटिक कंडक्टर में कैसे देखते हैं हम, क्योंकि लेंथ और एरिया कैसे देखें, है ना, तो उसमें हम देख लेते हैं क्या आएगा। देखो जैसे कि हमने लिया, इलेक्ट्रोलिसिस करते थे हम कि 2 इलेक्ट्रोड, ये 2 इलेक्ट्रोड, ठीक है, यहां पर कोई इलेक्ट्रोलाइट होता था। अब यहां पर क्या होता है, लेंथ तो होगी, डिस्टेंस बिटवीन द 2 इलेक्ट्रोड क्या होगी, लेंथ क्या होगी, डिस्टेंस बिटवीन 2 इलेक्ट्रोड, राइट। और एरिया क्या होगा, एरिया ऑफ क्रॉस सेक्शन ऑफ इलेक्ट्रोड, एरिया ऑफ क्रॉस सेक्शन ऑफ इलेक्ट्रोड। तो यहाँ पर L क्या है, डिस्टेंस बिटवीन द 2 इलेक्ट्रोड्स, एंड A क्या है, एरिया ऑफ क्रॉस सेक्शन ऑफ एनी इलेक्ट्रोड, जो कि इसमें है, ठीक है। तो यहाँ पर हमें ये पता चल गया। अब एक चीज देखो, ये क्या होता है हमारे पास, कंडक्टिविटी सेल, इसे हम क्या बोलते हैं, पूरे को कंडक्टिविटी सेल, ठीक है। अब यहां देखो कि अगर हमने सेल बनाया तो क्या करेंगे हम, इनके दोनों के बीच की लेंथ फिक्स हो जाएगी और इलेक्ट्रोड का एरिया भी फिक्स हो जाएगा, तो जिसकी वजह से L/A टर्म, जो कि ये टर्म है, तो क्या हो जाएगी, फिक्स, क्या हो जाएगी, कांस्टेंट। उस सेल के लिए इसकी वैल्यू क्या हो जाएगी, कांस्टेंट। तो इसे हम क्या बोलते हैं, सेल कांस्टेंट, क्या बोलते हैं, सेल कांस्टेंट, ठीक है। इतना हमें समझ आ गया। अब हम देखते हैं कि रेजिस्टिविटी को कैसे एक्सप्लेन कर सकते हैं हम। रेजिस्टिविटी को पहले से क्या करें, यहां से वैल्यू निकाल लें, क्या आ जाएगा, RA/L, राइट, ठीक है। अब इसकी यूनिट देखो, इसकी क्या होती है, ओम, सॉरी यहां पर आएगा 1/R ना, R इज इक्वल टू रो L/A, नहीं RA/L, ठीक है, और यहाँ पर क्या आएगा, मीटर स्क्वायर अपॉन में मीटर, यानी कि ओम मीटर, राइट। बट हमारे पास न्यूमेरिकल्स में हम देखेंगे इसकी यूनिट ओम मीटर में नहीं, ओम सेंटीमीटर में दी जाती है, ओम सेंटीमीटर में दी जाती है। क्यों, क्योंकि हमारे पास जो सेल है ना, इतने बड़े नहीं होते, छोटा सा सेल होता है, तो वहां पर हम मीटर्स में थोड़ी ना मेजर करेंगे, वहां पर मेजर किया जाता है सेंटीमीटर में। हालांकि हमारे पास SI यूनिट क्या, उसमें तो मीटर आएगा, बट सेल्स क्या है हमारे पास, छोटे छोटे होते हैं, तो वहां पर मेजरमेंट मीटर्स में नहीं की जाती, इसलिए वहां पर क्या यूज किया जाता है, सेंटीमीटर, क्या यूज किया जाता है, सेंटीमीटर। अब देखो इसको हम इसको डेफिनेशन देते हैं इसकी, ठीक है। क्या बोलेंगे, अगर मैं ले लूं, इफ एरिया इज इक्वल टू 1 सेंटीमीटर स्क्वायर एंड लेंथ इज इक्वल टू 1 सेंटीमीटर,
ले सकते हैं। तो क्या लिख सकते हैं, वॉल्यूम क्या होती है, एरिया इंटू में लेंथ, वैल्यू पुट कर दें तो क्या आ जाएगा 1 सेंटीमीटर स्क्वायर इंटू में 1 सेंटीमीटर, तो क्या आ गया 1 सेंटीमीटर क्यूब। तो हम क्या बोलेंगे, रेजिस्टिविटी इज द रेजिस्टेंस, रेजिस्टिविटी क्योंकि क्या करें हम ए को भी 1 पुट कर दें और एल को भी, एरिया को भी 1 पुट कर दिया और लेंथ को भी, तो क्या आ गया रो इज इक्वल टू एल। तो हम क्या बोलेंगे, रेजिस्टिविटी इज द रेजिस्टेंस इफ area of cross section is 1 centimeter square and length is 1 centimeter, है ना। या फिर हम क्या बोलेंगे, resistivity is the resistance when volume of the electrolyte is 1 centimeter cube, यानी कि जो 1 centimeter cube की में जो आयंस होंगे उसके जो आयंस की क्या होगी रेजिस्टेंस 1 सेंटीमीटर क्यूब, हमने एक वॉल्यूम ली, इसमें जो आयंस प्रेजेंट होंगे उसकी रेजिस्टेंस को हम क्या बोलते हैं, रेजिस्टिविटी। समझ आया, रेजिस्टिविटी को हम क्या लिखते हैं, रेजिस्टेंस ऑफर्ड, यहां लिख देते हैं, रेजिस्टेंस ऑफर्ड to all the ions present in 1 centimeter cube of solution या फिर इलेक्ट्रोलाइट, सिंपल, ठीक है। हमारे पास रो क्या था, RA/L, इसकी यूनिट क्या आई, ओम, सेंटीमीटर, और इसकी डेफिनेशन क्या होगी हमारे पास, ये 1 सेंटीमीटर क्यूब वॉल्यूम में जितने आयंस होंगे उसकी रेजिस्टेंस को हम बोलते हैं रेजिस्टिविटी। ओके।